नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 24 फरवरी। 24 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। 24 फरवरी का हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पहला आर्टिकल है मुहरबंद कवर न्याय शास्त्र। एक राजनेता की अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन कैसे आती है, भारत और इटली के बीच में संबंध कैसे है, यूपीआई और पे नाउ दोनों को जो लिंक कर दिया गया है, चैट जीपीटी और सूरज ड्रोन्स। सबसे पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर सील बंद कवर न्याय शास्त्र जो है उस पर क्या बोला है। देखो, मैं आपको बता दूं सील बंद न्याय शास्त्र का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके से एक प्रैक्टिस होती है कि आपने सील बंद कर दिया, जिसमें आप एक व्यवहार में मामले में दूसरे पक्ष को कोई जानकारी नहीं देते, तो सील बंद कर रखी है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पारदर्शिता। देखो, हम लोग कहते हैं कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, हम जानते हैं इस चीज को कि पारदर्शिता जरूरी है। लेकिन सीलबंद कवर न्याय शास्त्र का मतलब है पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध चले जाओगे। जैसे कि राफेल का केस, वन मीडिया केस, भीमा कोरेगांव केस, एनसीआर मुद्दा, इन सब मामलों में इसका अभ्यास किया जाता रहा है। जैसे आपको मैं मीडिया वन वाला केस बताऊं तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई आपका जो भी मीडिया वन, एक मीडिया वन क्या है, एक मलयालम में एक चैनल है, उसके लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया था। क्यों? उन्होंने कहा था कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो मंत्रालय ने एक सीलबंद लिफाफे में केरल के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को मीडिया वन के लाइसेंस को नवीनीकृत करने नहीं करने का कारण स्पष्ट किया था, और उस सीलबंद लिफाफे में जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी उससे वहां के केरल के जो हाईकोर्ट के जो जजेस हैं वो सेटिस्फाइड थे, तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज को खारिज कर दिया था। तो इसी इसी को हम क्या कहते हैं, सीलबंद होना। सीलबंद लिफाफा मतलब वो सारी जो ऐसी चीजें जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो हम यहाँ पर बाहर नहीं डिस्क्लोज कर सकती है। ऐसे ही राफेल में भी हुआ था। राफेल विमान का मामला भी आप जानते हैं। तो जो हमारे सीजेआई हैं रंजन गोगोई, उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार के इस सौदे के निर्णय लेने और मूल्य आधारण से संबंधित सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का आग्रह किया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि ऐसी चीजों में आपने गोपनीयता बना के रखनी है। गोपनीयता से मेरा मतलब है प्रॉपर तरीके से आपने क्या बना के रखनी है, बताना नहीं है किसी को, कॉन्फिडेंशियल चीजें रखनी है। तो कॉन्फिडेंशियल के न होने के नाते यहाँ पे रखा गया था। ऐसे ही भीम कोरेगांव का मामला था, यहाँ पर भी इन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस ने जो एविडेंस सबमिट किया था उसको भी सील बंद करके रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने ये भी बोला था कि भाई जानकारी आरोपी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे पुलिस जो है आगे चल के पुलिस की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे ही एनआरसी का जो केस आया था यहाँ पर आसाम में, उसमें भी हुआ था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अभी जो केस चल रहा है अडानी हिंडनबर्ग की पिटीशन, यहाँ पर जो अभी हमारे प्रेजेंटली मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए एक प्रस्तावित समिति के गठन पर सरकार ने सीलबंद कवर में जो दिए गए सुझाव है उसको अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आती है कैसे, एक एक्ट है जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश के नियम 7 और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंसेस एक्ट ऑफ 1872 के तहत उस चीज को देकर के आया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो ये आदेश है उसमें सीलबंद लिफाफे में कुछ ऐसे दस्तावेज, पत्र या कॉपी को आप रख सकते हो जो प्रकृति में आपको क्या है, मतलब आप एक गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे बना के रखना चाहते हो, और उसकी प्रकृति और उसको प्रकाशन आप नहीं कर सकते हो, उसका आप पब्लिकेशन लोगों तक नहीं कर सकते हो। और ऐसे ही सेक्शन 123 धारा 123 के तहत किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र के किसी भी मामले से संबंधित
अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेखों से प्राप्त कोई भी साक्ष्य देने की अनुमति सिवाय संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी के अतिरिक्त किसी और को नहीं दी जा सकती है। इससे इससे काफी चीजें रह भी, काफी अच्छा भी है ये चीज। क्या होता है ना कि इससे आपका खुद की जो एक इंडिविजुअल की जो प्रिवेसी होती है वो आप बचा के रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी आधिकारिक सेवा रिकॉर्ड होते हैं उनको बचा के रख सकते हैं। जितने भी संवेदनशील मामले होते हैं उनमें लोगों की रेपुटेशन को हार्म होने से बचाया जा सकता है। अगर कभी भी यौन हमले के मामले होते हैं तो उसमें भी किसी व्यक्ति की जो गोपनीयता होती है, कॉन्फिडेंशियल, उसको बचा के रखने में हेल्प होती है। प्लस जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो आप गुप्त रख करके आगे की कार्रवाई भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये चीज सही है तो गलत भी है एक तरीके से। क्या होता है कि पारदर्शिता जो होती है, ट्रांसपेरेंसी, वो कम होती जाती है। खुली अदालत, जहाँ निर्णय जो है वो सार्वजनिक जांच के अधीन होते हैं, वहां पे क्या है, ये आपका मतलब वही नहीं मिलेगा ना, एक तरीके से डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करता है। और आपको तो अधिकार है, हम लोगों को अधिकार है कि भाई किस ग्राउंड पे आपको यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये भी इसके प्रभावित होते हैं। और आप कह सकते हो कि फ्री ट्रायल और फेयर ट्रायल जो है वो नहीं हो पाया है। ठीक है, तो निष्पक्ष जांच की हम लोग एक शब्द यूज करते हैं कि जांच कैसी होनी चाहिए, हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए। तो वो निष्पक्ष जांच के अगेंस्ट ये चीज हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रावधान निष्पक्ष जांच के अगेंस्ट है। आप मान सकते हो इस चीज को, है ना। आप लोग भी सब समझ सकते हो कि ये तो निष्पक्षता को प्रमोट ही नहीं कर रहा है। तो यही है इसके अंदर, यही पर इसको इस चीज के लिए भी बोला गया है। और ये साथ ही साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। जो एक नेचुरल जस्टिस मिलना चाहिए सबको, वो इसे नहीं मिल पाएगा। ये था भाई, ये आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिख सकते हो। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस, लिफाफे बंद करके जो एक जस्टिस है वो कब कब ऐसा दिया गया है। ठीक है भाई, इसके ऊपर आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लेना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पॉलिटिशियन। कोई भी एक राजनेता जो होता है उसकी अयोग्यता क्या होती है। देखिए भाई, अभी यहाँ पर एक्चुअली में न्यूज क्या है कि एक लक्षद्वीप के एमपी हैं, जिन जो यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं, मोहम्मद फैजल। उनको कारावती का जो सेशंस कोर्ट है वहां पर क्या बोला गया है, उनको हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया, 10 साल की सजा सुनाई गई है। लोकसभा ने ये घोषणा करी कि उन्हें सजा की तारीख से एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। तो उनको एमपी के रूप में भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो जो फैजल हैं उन्होंने अपनी दोष सिद्धि और सजा पर रोक के लिए केरल हाईकोर्ट से अपील करी है, जो कि 25 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, पहले इसको खारिज किया गया। तो यहाँ पर ये चीज आ गई है भाई कि क्या ये सारी जो चीजें हैं, क्या ये जो पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम डिस्क्वालिफिकेशन की क्या बात करते हो। देखो, अगर मैं बात करूं, हमारा एक एक्ट है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये आरपीए 1951 में बोला जाता है डिस्क्वालिफिकेशन। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत अयोग्यता से संबंधित काफी सारे प्रावधान है। जैसे पहला क्या है, पहली श्रेणी में वो अपराध आते हैं जिनका दोष सिद्धि पर संबंधित राजनेता को 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है। अगर पनिशमेंट जो है आप एक फाइन के रूप में दे रही हो तो आपको यहाँ पर 6 साल की सजा होगी। और अगर आपको पनिशमेंट जो है वो जेल के रूप में मिल रही है, मतलब आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो आपको वहां से 6 साल तक के लिए पूरी सजा कंप्लीट करनी होगी। किस चीजों में आपको जो है अपराध के मामले में एक दोषी बनाया जा सकता है। तो देखो भाई, पहला तो यही है कि आपने किसी को भी उकसाया है। उकसाते हो आप किसी की, जैसे धर्म, जाति, स्थान, निवास, इन सब के बेसिस पर आप किसी के साथ शत्रुता को प्रोत्साहित करते हो। किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पूजा या समारोह से संबंधित आप कुछ गलत बयान दे देते हो, या फिर आप ऐसी चीजें भड़काने की कोशिश करते हो। आपने घूसखोरी करी है, करप्शन करा है, किसी भी चुनाव में गलत तरीके से जीतने की कोशिश करी है, पति या उसके रिश्ते द्वारा द्वारा महिलाओं के साथ कुछ भी बलात्कार या फिर क्रूरता जैसी चीजें करना। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है
कि सीमा शुल्क, नागरिक अधिकारों, गैर कानूनी गतिविधियां, इन सब के तहत भी आपको रोका जाएगा। अगर आपने सती प्रथा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, राष्ट्रीय गान का अपमान, इन सब चीजों के अगेंस्ट भी आपने कुछ किया है तो इनके अगेंस्ट आपको जेल में डाला जा सकता है। ये सब किस में लिखा हुआ है? जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके तहत ये सारी बातें लिखी गई है। ठीक है। ऐसी सेकंड कैटेगरी भी आती है जिसमें ये बोला जाता है कि भाई जो भी आपने गलत किया है यहाँ पर उसका दोष सिद्धि जो है उसके लिए बोला गया कि भाई क्या होगा उसमें। तो भाई क्रिमिनल ऑफेंस आपने किया, आपराधिक कोई गतिविधि की, जैसे यहाँ पर आपराधिक गतिविधि की बात चल रही है, तो आपको पहले तो दंड दिया जाएगा और 6 वर्षों तक आपकी अयोग्यता बनी रहेगी, कारावास भी भेजा जाएगा, वो भी 6 वर्षों के लिए रहेगा। और अगर किसी ने भी ऐसा कुछ काम किया है तो उसको 2 साल तो कम से कम जेल में, यहाँ पर 2 साल से 6 साल के बीच में उसको रखा जाएगा। और अगर किसी ने कुछ करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो यहाँ पर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन पहले कहाँ जाएगी? प्रेसिडेंट के पास। ये चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति के समकक्ष इसको भेजा जाएगा। 6 साल से ज्यादा नहीं हो सकती है। और यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार के रूप में आप जो है अयोग्य पाए जाते हो तो प्रेसिडेंट अपने आप डिसीजन नहीं लेंगे, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ करके डिसीजन उसके ऊपर सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के इसको डिसीजन दिया जाएगा। ठीक है भाई, सेक्शन 8-9 यही बात लिखी हुई है इसके अंदर, तो ये भी आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में इसके बारे में बात कही थी, याद रखिएगा। लिली थॉमस केस इसी पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ केस था। तो ये है आपका अभी जो केस चल रहा है लक्षद्वीप के एमपी वाला केस, उसमें इन्हीं के ऊपर सारी बात जो है वो की गई है। तो बेसिकली अभी मैं आपको ये कह दूं कि अभी मेन ऑब्जेक्टिव जो है, या फिर अभी मैं कह लूं मैं कि न्यूज में है, अभी तो बेसिकली यही न्यूज में चल रहा है कि भाई जो फैजल है यहाँ पर, मोहम्मद फैजल, उनको यहाँ पर ये एमपी रहे हैं, 2014 से रहे हैं और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। तो उनको जनवरी 2023 में बोल दिया गया, इनको भी और 4 लोगों को भी जेल में डालने की बात की गई, क्योंकि इनको बोला गया कि भाई इन्होंने मर्डर का केस किया है। तो मोहम्मद फैजल को यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ पर ये आपको मैं बता दूं कि ऐसे अगर डिसीजन लेने होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तो पार्लियामेंट की कोई कमेटी लेती है। कौन सी कमेटी लेती है? एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी इसका डिसीजन सुनाती है। ठीक है भाई। केरल हाई कोर्ट ने भी उनको यहाँ पर मना कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने बैठ करके इसके ऊपर डिसीजन दिया है और यही बताया कि इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है भाई। तो इन्होंने 2009 में इलेक्शंस हुए थे, तब इनके ऊपर ये केस चल रहा है कि 2009 के इलेक्शन में जो है ये न्यूज में रही से काफी टाइम पहले से भी, काफी समय से न्यूज में रह रही है। सो इसको भी याद रखिएगा। 16 अप्रैल 2009 का एक केस हुआ था, उन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके और वायलेंस करवाई थी और काफी लोगों की उसमें जान गई थी। तो उसी के ऊपर ये वाला केस है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई भी इनको कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडिया और इटली के रिलेशंस। अभी इंडिया और इटली का रिलेशंस में आपस में क्या चल रहा है, या अभी क्या अब हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं? देखो, पुराने समय के रिलेशन है। इंडिया की एक एम्बेसी जो है वो रोम में चलती है, और रोम में और एक मिलान के अंदर भी है वहीं पे, और उनकी यहाँ पर चलती है दिल्ली के अंदर, मुंबई में एंड कोलकाता में। तो मैं बात करूं, बहुत पुराने रिलेशन है हमारे। बहुत से ऑथर्स है जो यहाँ पर आते थे, उन्होंने काफी सारी बातें यहाँ के लिए लिखी है। मार्को पोलो यहाँ पर आए थे, वेनिस में आए थे यहाँ पर, वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी इंडियन इटालियन स्कॉलर्स यहाँ पे आते थे संस्कृत के बारे में पढ़ना, वो सारी चीजें भी यहाँ पर की जाती थी पहले। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर कोशिश क्या की गई है कि अब इंडिया और इटली दोनों यहाँ पर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, रायसीना डायलॉग्स के साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर अपकमिंग जो उनकी विजिट आ रही है तो वो डिफेंस अग्रीमेंट को साइन करने के लिए आ रही है। तो अब विजिट उनकी हो रही है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमें पढ़ना है इनके बारे में। तो आज के टाइम की मैं रिलेशन की बात करूं तो काफी सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। मैं अभी आपको थोड़ा पुराना रिलेशंस के बारे में बता दूं। देखो, सबसे पहली बार भारत के जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं वो गए थे इटली, कब?
1953 में। फिर वहां के प्रेसिडेंट ऑस्कर स्कैलफेरो वो भी इंडिया आए थे। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है कि आए हैं, उसके बाद मनमोहन सिंह भी वहां पर गए थे, ठीक है, वो भी वहां पर सेलिब्रेट करके आए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी भी वहां पर जा चुके हैं। और दोनों प्रेसिडेंट्स वहां के और यहाँ के दोनों में रिलेशंस भी अच्छे बनाने की कोशिश की गई थी। बाकी आज के समय की मैं बात करूँ तो रिलेशंस में या ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंक्रीज आया है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इंडिया के फेवर में रहता है। इंडिया के फेवर से यहाँ पे मेरा मतलब है कि हम लोग उनको एक्सपोर्ट जो है निर्यात ज्यादा करते हैं और उनसे मंगवाते कम है, तो फेवर में रहेगा, डेफिसिट में नहीं जाते, हमारे फेवर में रहता है, ठीक है। और अगर हमें बात करूं उनको हम एक्सपोर्ट करते क्या है, तो हम लोग उनको कपड़े, वस्त्र, लेदर, आयरन ओर्स, मोटर व्हीकल, कपड़ा, रसायन, रत्न, आभूषण, इन सब का निर्यात ज्यादा किया जाता है। और मंगवाते क्या है वहां से? मशीन से जुड़े हुए टूल्स, मेटलर्जिकल उत्पाद, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग आइटम्स, ये सब। और भारत में जितना भी यहाँ पर निवेश किया जाता है उसमें 18th नंबर पे आता है। 1947 के बाद यहाँ पे शुरू हुए थे। जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1953 में जाते हैं, पहली यात्रा उन्होंने वहां पर जाके की थी। प्लस इंडिया और इटली के बीच में पार्लियामेंट की एक फ्रेंडशिप, या आप कह लिए संसदीय, भारत इटली संसदीय मैत्री संघ की भी स्थापना की जा चुकी है। दोनों देश जो है वो G20, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके भी मेंबर्स हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UNSC जिसको हम कहते हैं, इनके मेंबर्स रही हैं। प्लस दोनों कंट्रीज के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान होना, भाषा के कार्यक्रमों का आदान प्रदान होना, इन सबको खूब प्राथमिकता दी जाती है। प्लस हमारी जो एम्बेसी है इंडिया की, उन्होंने इटली में एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, सृजन, जिसका जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारत के इतिहास को वहां पर दिखाए, भारत की वास्तुकला, इतिहास, साहित्य, भाषाओं की समृद्धि, इनका अनुभव कराने का अवसर जो है उनको देना था, कि ये सब चीजें उनको वहां पर दिखाई जाए। उसके बाद हम लोगों ने इनके साथ एक एक्सरसाइज भी करी, INS ताबर के साथ, यहाँ पर ताबर एक्सरसाइज भी हमने परफॉर्म करी है। इंडिया, जापान और इटली की भी एक्सरसाइज होती है यहाँ पर। इंडिया सेलिब्रेट करता है और साथ ही इंटरनेशनल योगा डे भी मनाता है। तो ये सारी चीजें वहां पे की जाती हैं, ठीक है। और इटली में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा कौन से टाइप के लोग रहते हैं? इटली में सबसे ज्यादा यूके और नीदरलैंड्स के आते हैं, तीसरे नंबर पे इंडिया। इंडिया हर चीज में यहाँ पर आगे, काफी ज्यादा रहते हैं वहां पर इंडियंस। तो इस तरीके से इंडियंस जो है वो इटली में काफी सारे हैं, ठीक है। बहुत पुराना फिनोमिना चलता आ रहा है। और 2022 के हिसाब से मैं बात करूं तो करीब करीब 2 लाख इंडियंस हैं जो कि इटली में आज भी रहते हैं। 2 लाख ऐसा एक जगह है। और ऐसा कहा गया कि भाई रोम और मिलान, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। हिंदुइज्म, सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी के लोग ज्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट पंजाब से है। वहां पे रेस्टोरेंट, रिटेल इंडस्ट्री, इन सब में ज्यादा काम करते हैं। और ये सब आप याद रखिएगा, ज्यादातर ये लोग हैं। और वहां पर बहुत सारे आपको टेम्पल्स मिलेंगे, गुरुद्वारा मिलेंगे, इस्कॉन के मंदिर मिलेंगे। इस्कॉन सबने सुना है ना, तो वो भी आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ कि भाई कुछ इटली के लोग जो इंडिया में रहते हैं, करीब करीब 15 से 20 हजार है, बहुत कम है। 15 से 20 हजार, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई यही रहती है, ठीक है। सो माइग्रेशन की हिस्ट्री कुछ इसी तरीके की रही है। और सबसे पहले जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज ही यहाँ पर आई थी, जो अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए आई थी। एंड द मोस्ट फेमस इंडियन इटालियन इन इंडिया इज सोनिया गांधी। यू ऑल नो हर, सब जानते हैं सोनिया गांधी को, जो कि लुसानिया, नॉर्दर्न इटली में जो है उनकी वो जन्म हुआ था। और फिर वो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट भी है। नेहरू गांधी फैमिली में उनका उनकी शादी हुई, और राजीव गांधी के साथ उनकी शादी होती है। और फिर उसके बाद से ये चीज आगे चलती आ रही है, ठीक है। ऐसे ही एक एक्टर है, डीनो मोरिया। डीनो मोरिया एक एक्टर है। आपने अगर इनको देखा हो कई मूवीज में, राज मूवी अगर आपने देखी है तो आप लोगों को याद आ जाएगा, आप रिलेट कर सकते हो। राज मूवी में ये थे। और काफी फेमस उनकी मूवी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और काफी और मूवीज में भी रहे हैं। तो ये पर्सन थे, ये भी इटली से ही बिलोंग करते हैं, जो कि अपने इंडिया में है,
ठीक है, मैं आपको कुछ लोगों के नाम बता रही हूँ जिससे आपको थोड़ा रिलेट करने में आसान हो जाए। ठीक है, बाकी और भी काफी सारे लोग हैं जो रहते हैं, स्वामी योगानंद गिरी है एक, और मतलब बेसिक अगर मैं बताऊं तो यही है सबसे ज्यादा, तो आप इनको याद रखिएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, बाकी आज के टाइम पे कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं, जैसे कि इटली ने जो है, इटली का एक मरीन केस मामला था 2015 में। इटली ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था पर भारत को वीटो कर दिया था, मानव अधिकार उल्लंघन के लिए भारत को जिम्मेदार भी ठहराया था। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की डील में करप्शन भी हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की वजह से रिलेशन थोड़े से हार्म हो जाते, थोड़े से नुकसानदेह हो जाते, लेकिन गेम चेंजिंग हो सकता है आगे के लिए अगर इसमें प्रमोट किया जाए हम लोगों को। क्लाइमेट चेंज, डब्ल्यूटीओ के साथ, टेररिज्म, इन सब टॉपिक्स पर अगर हम साथ जुड़ जाएं, प्लस G7 G20, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीजों में अगर हम आगे जुड़े, ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो वहां पे काफी अच्छा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसी चीजों में अगर हम आगे जुड़ जाए तो पॉसिबल हो सकता है कि हम लोगों का क्या कर दिया जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए, है ना। तो इन सब फैक्टर्स को अगर हम जोड़े आगे के लिए, तो आगे चल के बढ़ावा हो सकता है। इंडिया इटली में हाई लेवल की विजिट्स की भी बहुत जरूरी है। हाई लेवल की लेवल पे विजिट्स अगर करवाई जाएं दोनों देशों के अंदर, तो इम्प्रूवमेंट उसमें भी की जा सकती है। ये सारे फैक्ट्स पता है मैंने कहाँ से इकट्ठा किया? जितना भी मैंने आज आपको बताया है, ये मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA की वेबसाइट है, वहां से उनकी PDF से स्टडी करके मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। जितना भी मैंने आपको बताया अभी 5-7 मिनट्स में, वो सारा कुछ वहीं से है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग भी अगर मतलब किसी भी रिलेशंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी MEA की वेबसाइट पे जाए, या फिर एम्बेसी जो होती है, एम्बेसी की वेबसाइट पे भी आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इनसे जुड़े हुए। एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है ना, उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको सारी मिल जाएगी, मतलब समरी की फॉर्म में मिल जाता है। मैंने वहां से भी समरी पढ़ के कंटेंट लिया था सारा, तो समरी की फॉर्म में सारा आपको वहां से मिल जाता है। तो अब मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इसको समरी की फॉर्म में इकट्ठा करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट जो है ना, उस पे भी आप जा करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हमारा रोम के साथ, या इटली के साथ, या हमारी और कंट्रीज के साथ भी किस प्रकार के रिलेशन चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, यूपीआई और पे नाउ। यूपीआई और पे नाउ का जो आपस में लिंकेज की बात चल रही है कि हम लोग यूपीआई और पे नाउ को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो देखो भाई, अभी क्या है इसमें, अभी क्वेश्चन भी बन सकता है इसके ऊपर, हमारे यूपीआई क्या है? हमारा यूपीआई जो है उसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और सिंगापुर में क्या है? पे नाउ। तो सिंगापुर जो है यहाँ पर ये पेमेंट फैसिलिटीज लॉन्च करने की सोच रही है, तो यूपीआई और पे नाउ को अगर हम इकट्ठा कर देंगे, तो ये एक बेटर यहाँ पे तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर PM जो है मोदी, और प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के ली हिसन, इन्होंने यहाँ पर एक वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसमें यहाँ पे यूपीआई और पे नाउ को लिंक करने की बात की जा रही है। सिंगापुर पहली कंट्री बनेगी जिसने पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी को स्टार्ट करने की कोशिश की। यूपीआई पेमेंट्स QR कोड्स के थ्रू सिंगापुर में आप दे सकते हो, यूपीआई पेमेंट्स को आप वहां पर लेकर के पूरा बात कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो हमारे इंडियंस लोग रहते हैं सिंगापुर में, जैसे कि हमारे श्रमिक है, विद्यार्थी, उनको काफी हेल्प मिलती है। और सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में यूं आराम से ट्रांसफर आप बिल्कुल इजीली आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डिटेल आपको शेयर नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिंगापुर में आप जाकर आराम से इजीली जो है सारी चीजों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो E वॉलेट्स के थ्रू आप UPI ID वगैरह से लेकर के आराम से ये चीज कर सकते हो। दोनों को फायदा मिलने वाला है इससे, दोनों कंट्रीज को, ऐसा नहीं कि अपने को मिलेगा या उनको, दोनों कंट्रीज को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा बिजनेसेस लोग जो है वहां पे काम कर रहे हैं, उनको भी इस चीज में सेम फायदा मिलने वाला है। तो यूपीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा जो यूपीआई 2016 में NPCI द्वारा बनाया गया था, जो कि पर्सन से मर्चेंट दोनों तरीके की पेमेंट्स लेके आता है। NPCI क्या है? NPCI RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा दोनों को ना साथ में 2007 में तैयार किया था, जिसमें सारी पेमेंट का काम, सारा पेमेंट का सेटलमेंट करना, सारी की सारी चीजें कौन तैयार करता है? यही, कौन? NPCI। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पे NPCI चलता है, और सिंगापुर में क्या चलता है? पे नाउ चलता है, तो सेम है, कुछ अलग नहीं है।
लेकिन वही है, आपसे पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। और दोनों कंट्रीज के बीच में जितने भी रेमिटेंसेस हैं, उन रेमिटेंसेस का भुगतान करना भी कितना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये फास्ट पेमेंट सिस्टम है, क्रॉस बॉर्डर में बात करूं तो ये इम्प्रूवमेंट के राह पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, तो ये भी याद रखना, ये काफी एक बड़ी न्यूज थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपको बता दूं। नेक्स्ट आता है इसके बाद चैट जीपीटी। देखो बहुत न्यूज में है चैट जीपीटी का, तो भाई कोर्स भी आने शुरू हो गए कि क्या है कैसे है। चैट जीपीटी के ऊपर तो बहुत कोर्स आने शुरू हो गए हैं। एप्पल के एप्पल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो आराम से, इसको आप जो है चैट जीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। इवन मैंने भी अपने फोन में इसको डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, चैटबॉट है, एक एआई चैट राइटिंग चैटबॉट करके नाम आता है। उसके तहत आप इसको कुछ भी पूछो, आप उससे कुछ भी पूछो, हर चीज को आपको ये इन्फॉर्म करेगा। ये नवंबर 2022 में भी ही लॉन्च किया गया है ओपन एआई के थ्रू। ये आपको एक ह्यूमन की तरह सारे आंसर करेगा, आपसे कॉन्वर्सेशन करेगा। ठीक है, आपसे बात करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपसे पूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको सारी सारी चीजें जो है ये बताएगा, और आपसे सारी चीजें यहाँ पर बातचीत करेगा। ठीक है ना। तो आप कुछ भी आप टेक्निकली बात करो, आप कुछ भी इनसे बात करने की कोशिश करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अभी 2 महीने पहले ही है, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है इसको। तो इसको आप याद रखिएगा, चैट जीपीटी तरीके से है, इसके फायदे तो हैं ही बट नुकसान भी बहुत ज्यादा है। नेचुरल तरीके से बात करेगा, बहुत सारा कन्वर्सेशन आपसे करने के लिए एलिजिबल है। वैसे मैंने अभी तक किया नहीं है, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसा ऐसा सुना है इसके बारे में। काफी फीचर्स काफी अच्छे इसके बताए जा रहे हैं कि ये लिख भी सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में गलतियां निकाल सकता है, म्यूजिक बना सकता है, कहानियां बना सकता है, स्टूडेंट के लिए ऐसे लिखेगा, आंसर बताएगा आपके लिए, इंफॉर्मेशन देगा आपको सारी। ठीक है, हर चीज के लिए आपको खुद टाइप इतना नहीं करना पड़ेगा, ये आपको काफी सारे एक आपको फीडबैक भी देगा। ह्यूमन फीडबैक रिइंफोर्समेंट लर्निंग, मतलब आप कह रहे हो कि एक ह्यूमन की तरह काम करेगा। ठीक है, ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करके देगा। टाइम से टाइम इसको और भी ठीक किया जाने की कोशिश की जा रही है। जो भी मुश्किल से मुश्किल सवाल है उनके भी जवाब देगा, वेबसाइट खुद से बनाएगा, आपके मैथ्स की इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व करेगा, और जो भी आपकी गलतियां हैं वो भी बताएगा, गलत लिखा हुआ है उसको भी बताएगा, गलत जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हटा ही देगा। मतलब जैसे एक होता है ना ह्यूमन काम करता है, वैसे ये काम करेगा। लेकिन अब इसके अंदर काफी लिमिटेशंस भी है, इसकी सीमाएं भी हैं। कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, और कभी कभी ऐसा कंटेंट भी दे सकता है जो एक एक कम्युनिटी को हार्म कर सकता है। ठीक है, और अगर इसको आप ज्यादा यूज करोगे तो ये भी प्रॉब्लम करेगा। और अभी इसको 2021 के बाद का सारा डेटा इसके पास अवेलेबल नहीं है। 2021 के बाद की दुनिया और घटनाओं की जानकारी इसके पास उतनी ज्यादा नहीं है, सीमित है अब। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ये बेसिकली अभी यही बोला गया है कि इसको पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं देने, पॉलिटिकल लेवल पे ओपिनियंस नहीं देगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होगा, उससे खराब हो जाती हैं चीजें। है ना, फैक्चुअल कंटेंट पे बात करेगा, लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स आपको देगा, सारी चीजें प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, और विमेन, वाइट, ब्लैक, इन चीजों के ऊपर बात नहीं करेगा भाई। ये रेसिज्म बायसनेस जो होती है ना एक शेयर, ये सारी चीजों के ऊपर बात नहीं करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसको आप याद रखिएगा इसी प्रकार से। इसे भी चैट जीपीटी काफी न्यूज में है, सो मैंने इसीलिए इसको पूरा ऐड करा है। इससे सीधा सीधा सवाल किया जा सकता है, क्या है कैसे है, सीधा इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये सब आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट है हमारा सूरज ड्रोन्स। सूरज ड्रोन्स अभी न्यूज में क्यों है? देखो भाई, अभी हुआ क्या है कि जो हमारी गरुड़ एयर स्पेस है, एरोस्पेस है, उन्होंने एक नया ड्रोन्स यहाँ पे स्टार्ट करा जो कि सोलर एनर्जी से पूरी तरीके से चलने वाला है। नाम उसका सूरज रख दिया। ठीक है, 2023 में एरो इंडिया जो यहाँ पर हुआ था उसमें इसको निकाल के लाया गया है। ठीक है, ये एक तरीके से आईएसआर है, इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकन्सनेंस, खुफिया निगरानी और टोही, इस तरीके का ड्रोन है जो 3000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है। ड्रोन तो सबने देखे हैं ना, पिक्चर्स वगैरह में देखे ही होंगे सब लोगों ने। तो ये है जो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन दे। एरो इंडिया में इसको लाया गया है। ठीक है, ड्रोन नाम रखा है उसका, और एक स्टार्टअप है, ड्रोन का स्टार्टअप है ये जिसने इसको बनाया है। ड्रोन स्टार्टअप का नाम है गरुड़
एरोस्पेस। ठीक है, स्टार्टअप ने स्टार्ट किया है इसको, अभी 2023 में इसको लाया गया है। और ये जो है इसका काम क्या क्या, मतलब ये क्या क्या चीजें कर सकता है। ये ड्रोन जो है ना, ये बहुत बड़ी इमेजेस पिक्चर क्लिक करने में कैमरा की हेल्प से लेके आ सकता है। 10 किलो की कैपेसिटी भी इसको अपने पास रख सकता है। फोटोज वीडियोस को ट्रांसमिट कर सकता है। साथ ही साथ अभी इसको किसको दिया गया है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हमारे सारे कमांडोज को यहाँ पर इसको दिया गया है। 12 घंटे तक उड़ सकता है। ठीक है, तो मिलिट्री को सौंपा गया है, मिलिट्री का पूरा काम देखेगा ये। मिलिट्री को दिया गया है डीआरडीओ के साथ मिलकर के इसमें। और नई नई चेंजेस जो है वो किए जा रहे हैं, तो अभी आप इसको याद रखिएगा। सूरज के नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, कि सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अगला हमारे क्वेश्चंस हैं, ये भी डिफेंस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रही हूँ। देखो भाई, सुखोई सुपरजेट 100, ये सुखोई सुपरजेट 100 रशियन एयरक्राफ्ट कंपनी सुखोई जेएससी ने बनाया है, जिसकी पहली फ्लाइट 2008 में हुई थी। ठीक है, तो इसको जो बना दिया गया है पूरी तरीके से, इससे क्वेश्चन आ सकता है सुखोई सुपरजेट, सुखोई ने ही इसको डेवलप किया है, इसको याद रखिएगा। और 98 पैसेंजर्स को कैरी करने वाला ये, इसमें 2 इंजन्स लगे हुए हैं, जिसकी स्पीड जो है मैश 0.81, और इसका जो हाइट है वो 12,500 मीटर तक पहुंच सकता है। तो इस तरीके से इनको याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। सुखोई सुपरजेट 100, इतना भी याद रख लो कि किसने बनाया है, तो उतना भी आपके लिए इनफ है इस पूरे में। नेक्स्ट है बोकोंग बेलिंग हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? बोकोंग बेलिंग अभी 1-2 दिन पहले तक भी न्यूज में था। ये धौली गंगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, सुना हुआ सबने इनके नाम, सबने पढ़ा हुआ इनके बारे में। वहां पे बनाए जाने वाला एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अभी हुआ क्या है, सरकार ने इसको बनाने के लिए किया है, तो वहां के जो लोकल पीपल है वो अभी क्या करने आ रही है, प्रोटेस्ट। अभी वहां पे शुरू हो गया इसके ऊपर प्रोटेस्ट, जिसकी 165 मेगावाट की कैपेसिटी रहेगी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई है। बना कौन रहा है इसको? इसको बना रहा है THDC इंडिया लिमिटेड, इसको बना रहा है। अभी हुआ क्या है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो हमसे इंपॉर्टेंट बन जाएगी धौली गंगा। तो धौली गंगा की अगर मैं बात करूं, तो धौली गंगा जो नदी है यहाँ पर, ये कहाँ से निकलती है? नीति पश्चिम रीजन से निकलती है, अलकनंदा में जाके मिल जाती है। अलकनंदा को कहाँ मिलती है ये? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा को विष्णु प्रयाग में मिलती है, करीब 94 किलोमीटर्स के, ज्यादा बड़ी तो रिवर नहीं है, सिर्फ 94 किलोमीटर्स की है। यहीं पर ही एक एक स्प्रिंग बना हुआ है, हॉट स्प्रिंग है, जिसका नाम है तपोवन, तपोवन हॉट स्प्रिंग। ठीक है भाई। बाकी TDHC जो लिमिटेड में बता रही हूँ ये वाली, ये यूपी सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर के चलाती है इसको। इसका पहले नाम पता है क्या हुआ करता था? टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, मिनी रत्ना कंपनी है, इसको याद रखिएगा, इससे भी सवाल बन सकता है, मतलब छोटा छोटा सा याद रखिएगा। अभी न्यूज में है, ये धारचूला एरिया है उत्तराखंड का, तो उनको लग रहा है कि भाई जोशीमठ जैसा क्राइसिस दोबारा शुरू हो जाएगा। तो बोकोंग बेलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसलिए यहाँ पर बच्चे, टीचर्स, बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये भी याद रखिएगा। ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटा आप निकाल सकते हैं अपने लिए, मतलब आधे घंटा 35-35 मिनट्स। उतना ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने आप लोगों का, ताकि आप लोग वो है जो है वो ज्यादा ज्यादा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, इजी इजी है, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो मतलब टॉपिक्स डिटेल में बताए मैंने, पर 6 टॉपिक्स लिए थे आज, और बाकी 2 टॉपिक आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिए। तो हम हर रोज जो है वो 8 टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो 8 टॉपिक्स की जरूरत है कि आप लोग उस पूरे को कंप्लीट करें। 8 टॉपिक दिन में नए सीखोगे, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग रोज लिखते होगे, आई होप सब लोग यहाँ पे रोज पूरे पूरे लेक्चर सुनते होंगे। सो इन 8 टॉपिक्स को डेली के डेली आप लिखते रहो, और भूलना नहीं पुराना, जो पढ़ चुके हो उसको भी लर्न करना है साथ साथ। ठीक है, तो डेली भूलना नहीं है जो हो गया है, डेली डेली उन नई नई चीजों को लर्न करते रहो। जो लिखवा रही हूँ वो भी लर्न करते रहो, और जो एक्स्ट्रा बताती हूँ मैं हमेशा उसको भी लर्न करते रहो। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से कवर अप करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।